नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम एवरेज को विस्तृत रूप से पढ़ने और समझने वाले हैं। इसके अंदर हम पहला पार्ट पढ़ेंगे और पहले पार्ट के अंदर जितने भी हमारी संख्याओं से संबंधित चीजें हैं, हम उनको विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे। दोस्तों, बात करें एवरेज की, एवरेज वास्तव में है क्या? तो दोस्तों, एवरेज के बारे में आपको याद रखना है कि एक सांख्यिकी अवधारणा है और इसके अंदर केंद्रीय मान अर्थात ये जितनी भी संख्याएं हैं, इनका केंद्रीय मान निकालने की, इधर भी उतनी, इधर भी चार चार इधर, जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं के 3 इधर छोड़ दे, 3 इधर छोड़ दे, तो जो भी बीच में मध्यमान आया उसे हम कहेंगे एवरेज। ये सब संख्याओं का एवरेज है। एवरेज के जब सूत्र की बात करें या निकालने के तरीके की बात करें तो औसत का होता है सभी मानों का योग बटा कुल मानों की संख्या, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यदि हमें राशियों का योग निकालना हो तो आपको पता है हम एवरेज से राशियों के योग की संख्या की गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 10 से और 45 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का हमें क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इसका औसत। औसत की जब हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है? हमारी अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्याओं का औसत पूछे जाने के साथ साथ ही आपको पता है, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है। अब दोस्तों, हम अभाज्य संख्याओं के औसत की बात करें तो अभाज्य संख्या वास्तव में होती क्या है? तो दोस्तों, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो या तो एक से विभाजित हो या अपने आप से विभाजित हो। ठीक है, या अपने से विभाजित हो। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। और अभाज्य संख्याओं के संदर्भ में आपको याद रखना है, ये दोनों संख्याएं आपको अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। और अभाज्य संख्याओं की जब हम बात करें तो 10 से 45 तक की अभाज्य संख्याएं कौन सी हो गई? तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 11 से। 11 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 11, ठीक है, 11 के बाद हम लेंगे 13, 13 के बाद हम लेंगे, दोस्तों मैं व्हाइट लेता हूं इस पर, सबसे पहले हम लेंगे 11 और थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूं 11, फिर इसके बाद हम लेंगे 13, 13 के बाद हम ले लेंगे 17 और 17 के बाद हम लेंगे 19। ठीक है, 19 के बाद हमारा क्या है? 20, 21, 22 और 23। ठीक है, 23 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम ले लेंगे 29, सॉरी 29। ठीक है, 29 के बाद हम इस संख्या ले लेंगे हमारी एक नई संख्या, और 29 के बाद 30, 31 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 31, 31 के बाद हम लेंगे दोस्तों 37, और 37 के बाद 40, 41 ले लेंगे। 41 के बाद हम लेंगे 42, 43, तो 43। ठीक है, 43 के बाद हम ले लेंगे दोस्तों 47, तो ये हमारी 47। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हमें 45 तक दी हुई है तो ये हम नहीं लेंगे। अब इन सबको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद दोस्तों हम प्लस करते हैं, आइए, 3, 7, 9, 10। ठीक है दोस्तों, अब हमने प्लस करते हैं इनको तो हमारे पास योग इनका आ जाता है कितना? हमारे पास योग आता है दोस्तों इनका 264। कितना आएगा? 264। और 264 में हमारी कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 संख्याएं हैं। कितनी 10 संख्या है? 10। तो आपको पता है कि हम अगर इसका इसमें भाग देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो 10 पॉइंट, वो 26.4 हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं। तो 26.56 दिया हुआ है दोस्तों, तो हमारा लगभग में आंसर यही हो जाएगा, या इसके जगह हम कह सकते हैं 26.4 आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों मैंने आपको पूरा समझाने के लिए दिया हुआ है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है 1 से 10 तक, 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 69, 83, 89 और 97। ठीक है, 89 और 97। अब दोस्तों, मैंने आपको ये यहाँ जो ऊपर समझाया है उसको पीडीएफ फॉर्म में दिया है, जिससे कि आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करवाएं तो पीडीएफ के अंदर आप यदि कोई क्वेश्चन में अटक भी जाए तो उसे कंप्लीट रूप से कर सकते हैं। मैंने वही तरीका किया है दोस्तों। सबसे पहले हमने ये सभी सारी संख्याएं ले ली। सारी संख्याएं लेने के बाद
हमने इन सबका योग किया और योग करने के बाद चूंकि हमारे पास 10 संख्याएं थी और 10 संख्याओं का हमने यहाँ भाग दे दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब दोस्तों सबसे पहले ये हमारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं हम। 2 से 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब दोस्तों 2 से 22 के बीच सभी विषम संख्याएं हमें पता होनी चाहिए। विषम संख्याएं वो संख्याएं जिनमें 2, 4 या इससे संबंधित जितना भी है, मतलब 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं और 2 से विभाजित नहीं होने वाली या हम ऐसे कहते हैं विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। अब 2 से 5 तक की बात करें, तो 2 से 22 तक की बात करें तो आपको पता है हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 के बाद हम ले लेंगे 5 को, 5 के बाद ले लेंगे 7 को, ठीक है, 7 के बाद हम ले लेंगे 9 को, ठीक है, 9 के बाद हम ले लेंगे 11 को, ठीक है, 11 के बाद हम ले लेंगे 13 को, 13 के बाद हम ले लेंगे 15 को, 15 के बाद हम ले लेंगे 17 को, ठीक है, 17 के बाद ले लेंगे हम 19 को और 19 के बाद ले लेंगे हम 21 को, ठीक है, कितना 21 को। और जब हम इसको गिनेंगे, अब हम इसका इनका सबका योग कर लेते हैं, इन सबका योग करते हैं दोस्तों, ये हमारे पास कितनी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक दोबारा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याओं के योग 10 अब हमें कुल योग करना है, हमारे वही एवरेज का फॉर्मूला लगाना है सरल सा दोस्तों। जब हम अब इनकी गणना करते हैं, आइए 9 10 10 और 7 17, 17 और 5 3 प्लस 9 9 और 7 5 और ये 3। तो दोस्तों जब हम इसकी बात करें तो हमारे पास 0, अब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास आया इसका योग 120। 120 की जब हम बात करें तो दोस्तों एक जीरो से यहाँ कट जाएगी, तो हमारे पास इन संख्याओं का औसत आ जाएगा 12। 12 की जब हम बात करें तो 12 हमारा इसका सही आंसर होगा, जो कि पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है। अब ये दोस्तों मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं खूब आसानी से। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब दोस्तों सबसे पहले प्राकृत संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 2 जितने भी हम ये संख्याएं लिखते हैं उन सबको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने से पहले हमको पता है कि 50 प्राकृत संख्याएं 1 से 50 तक की हो गई, और इनका योग पहले सबसे पहले 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। और योग का प्राकृत संख्याओं का योग निकालने की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। 2 संख्याएं हैं, तो दोस्तों अब हमने n 50 संख्याएं हैं हमारी n, ठीक है। अब n का मान है हमारे पास 50, ठीक है, और 50 प्लस 1, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 50 प्लस 1 अपॉन 2। तो हमारे पास क्या आया 50 गुणा 51, 51 अपॉन 2। जब हम इसको ऐसे काट भी सकते हैं तो यहाँ 25 आ जाएगा हमारे पास, और 25 आ जाने के साथ ही अब हमारे पास 25 गुना 51 रहा। और जब दोनों की बात करते हैं तो 25 गुना 51 रहने के बाद आपको पता है तो हमारे पास आ जाएगा 1275, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास आ गया हमारा आंसर 1275। 1275 आ जाने के बाद हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। आगे प्रोसेस करने के बाद हमारे पास आपको पता है कितनी संख्याएं हैं हमारे पास है दोस्तों। औसत का फॉर्मूला देख लेते हैं, कुल संख्याओं का योग अपॉन औसत, मतलब कुल संख्याएं, ठीक है, कुल संख्याएं। तो दोस्तों अब इस फॉर्मूले में हम फॉलो करते हैं, और इस फॉर्मूले में हम जब फॉलो करते हैं तो हमारे पास कुल योग तो आ गया 1275, और हमारे पास कुल संख्याएं कितनी है, हमें बात कर रहे हैं 50 प्राकृत संख्याओं की। 50 प्राकृत संख्याओं की जब हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों 50, तो अब हम इसका भाग देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचा, पचम 25, ठीक है, फिर हमारे पास 2 बचा,
55 25। अब हमारे पास बचा है दोस्तों 10, तो हम डायरेक्ट पॉइंट लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 25.5। क्या 25.5 ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल 25.5 हमारे ऑप्शन में है। अब दोस्तों ये हमारा रहा पूरा सॉल्यूशन। आप तो बाद में चाहें तो पीडीएफ में देखकर कर सकते हैं सीधा से सीधा। इसका दूसरा तरीका भी है दोस्तों। पहला पद और दूसरा पद निकालने के लिए हम n अपॉन 2, या हम इसको कह सकते हैं कि पहला पद प्लस आखिरी पद। पहला पद क्या है हमारे पास 1 और आखिरी पद क्या है 50। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो n हो गया हमारा 50 गुना 51, वही सेम वाली चीज है। ठीक है, एपी श्रेणी बोलते हैं इसको निकालने के लिए। अब दोस्तों चलते हैं हमारे नए क्वेश्चन पर, जहां हम बात करेंगे लगातार 8 संख्याएं दी गई है हमें। कितनी संख्याएं दी गई है? लगातार 8 संख्याएं, और इनके मध्य में दिखाई देने वाली दो संख्याओं का औसत क्या है हमारे पास? 6 है। कितना है? 6। तो हमें दी गई 8 संख्याओं का योग पूछा है दोस्तों। तो चलिए अब निकालते हैं योग। कैसे निकालते हैं? अब दोस्तों आपको पता है कि लगातार दो संख्याएं दी गई है। लगातार दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई है? अब मान लेते हैं कि ये हमें पता नहीं है, तो हम गिनते हैं। मान लेते हैं कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या हम क्या कहेंगे? x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2। ऐसे करते करते हम x प्लस 7 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब बात कहिए कि अब भाई ये जो बीच में दो संख्याएं देख रहे हो ना आप, और दो संख्याएं हमने कुछ 8 संख्याएं हैं, तो हमने 3 इधर छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी, 6 7 8। सातवीं और आठवीं जो संख्या है वो हमारे पास आपको पता है क्या होगी? x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, ये दोनों संख्याएं होगी। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का औसत, आपको पता है ये दोनों संख्याएं, अब दोनों संख्याओं को जब हम योग करेंगे तो इसका औसत हमारे पास दो संख्याएं, दो संख्याओं के औसत के लिए हम, और ये हमें दे रखा है आंसर 6। तो दोस्तों ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। अब जो ये इक्वेशन बनी है, तो अब इसके अंदर हम सॉल्यूशन करते हैं कि भाई हम इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 बराबर, ये 6 का यहां गुना हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहां पर। अब हम x और x इन सबको एक साथ गिन लेते हैं। 2x प्लस 3 और 4, ठीक है, 7 बराबर 12, या हम इसको कह सकते हैं कि 2x बराबर 7, ठीक है, या 12 माइनस 7। ठीक है, 12 माइनस 7 किया दोस्तों, तो आपको पता है हमारे पास 2x बराबर आ गया हमारे पास 5। ठीक है, और x बराबर हम कह सकते हैं कि हमें 2.5, यहां हम इसका 2 का भाग डिवाइडेशन कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेशन करते ही हमारे पास x का मान आ गया 2.5। अब दोस्तों हमें कितनी संख्याओं का योग पूछा गया है? 8 संख्याओं का। तो हमने 8 संख्याएं ऐसे गिनी थी। पहली संख्या 8 है ना, ये देखिए। अब ये देखिए दोस्तों, पहली संख्या ये हमारे पास x का मान आ चुका है, अब आसानी से हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों पहली संख्या 2.5। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, हमारी दूसरी संख्या क्या हो गई? अब x प्लस 1 जोड़ लेंगे 2.5 के अंदर, प्लस एक वापिस एक जोड़ लेंगे। एक जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने जैसे ही एक जोड़ा तो यहां हो जाएगा हमारे पास 3.5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3.5। 3.5 के बाद हम जैसे ही फिर दो जोड़ेंगे, एक एक बढ़ते जाना है। जैसे ही हम दो जोड़ेंगे तो 2.5 के अंदर दो जोड़ेंगे तो 4.5 हो जाएगा। फिर हम 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास हो जाएगा 5.5। फिर 6.5 हो जाएगा। जैसे ही हम जोड़ते जाएंगे, एक एक बढ़ाते हुए जोड़ते जाएंगे, तो हमें 8 तक एक एक जोड़ना है, इसमें एक पॉइंट वापस जोड़ना है, तो फिर हमारे पास 7.5 हो जाएगा। फिर कितनी संख्याएं हो गई? ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या, ये हमारी तीसरी संख्या, ये हमारी चौथी संख्या, ये हमारी पांचवी संख्या,
और ये हमारी छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या। अब हमें एक एक जोड़ते हुए आगे बढ़ता जाना है। 8.5 हो गया, 9.5 हो गया। अब इन सब संख्याओं का योग पूछा गया है, तो इन सब संख्याओं का योग पूछा गया है, तो हम कह देंगे 5 एकम 15, 5 24, 25, 5 31, 5 7 35, 5 8 40। तो यहां तो हो गया 4। अब इनको भी गिन लेते हैं हम। तो दोस्तों ये हमारे पास हुआ, इनका योग 40, एक हासिल सहित। ये हमारे पास ये आ चुका है, हमारे पास हो गया है इनका योग 48। तो क्या हमारा 48 आंसर है? हाँ बिल्कुल दोस्तों, हमारा द वाला आंसर यहाँ सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों हमारे नए क्वेश्चन पर। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब ये आपको पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ आप जैसे मैंने किया है वैसे ही ये भी किया हुआ है। अब आपके पास नया क्वेश्चन है, 15 विद्यार्थियों का औसत। 15 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं भाई हमको, ये नीचे दिए गए हैं पूरे अंक। अब हमें क्या करना है कि इन विद्यार्थियों का औसत क्या अंक क्या होगा। तो ये जूनियर अकाउंटेंट तहसील रेवेन्यू के अंदर आया हुआ है दोस्तों, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आइए बहुत शानदार तरीके से। अब सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है, तो हमें कुल औसत निकालना है। तो औसत के लिए आपको पता है कि हमें औसत निकालने के लिए डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। तो 5 को इससे गुना किया तो आया हमारे पास 30, ठीक है। यहां आ गया हमारे पास 40, 60, 30, सॉरी दोस्तों यहाँ आएगा 15, ये मिस्टेक हो गई थी, 15, ठीक है। और यहाँ 20। जब हम इनको गिनेंगे और टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा, टोटल आ गया हमारे पास 5 लास्ट में। इसके बाद इनको भी गिन लेते हैं जो बचा हमारे पास। 165, 165 योग आ चुका है हमारा इन सब का, इन सब का योग आ चुका है। इन सबको योग करने के बाद अब हमारे पास कितने हैं, कितने 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 विद्यार्थी थे हमारे पास। विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास है दोस्तों, ऊपर बताई हुई है हमारे पास कितनी, 15 विद्यार्थियों के। तो 15 से हम जैसे ही इसका डिवाइडेशन करेंगे, ठीक है, तो 5 5 से आप काट सकते हैं। एक बार गया 15, फिर दोबारा 15, 11, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 11। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11। कहाँ है ऑप्शन में? हाँ दोस्तों ये रहा हमारा आंसर के अंदर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 11। अब दोस्तों मैंने आपको ये करने का पूरा तरीका बताया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर फुल दिया हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों, 12 संख्याओं का औसत 18 है। कितना? 12 संख्याओं का औसत 18 है। तो 12 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। इनमें से प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो दोस्तों 12 संख्याओं का औसत 18 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 12 गुना 18 हमारे पास हो गया 116। और इनके अंदर अब कितना? 3 जोड़ा जा रहा है। 3 जोड़ा जाने के बाद आपको पता है 12 गुना, ठीक है, 3, 3 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और अब हमारे पास ये औसत आया, ठीक है। ये जोड़कर आपको 3 बढ़ाना है क्योंकि सब में 3 3 देना है, तो 3 जोड़ने पर 12 पंजे 60, तो ये जोड़ देंगे हम, हमारे पास आ गया 60। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 216, सॉरी दोस्तों भारतीय 36, 60 नहीं, 12 पंजे नहीं, भारतीय 36, ठीक है। अब हम इन दोनों को यदि जोड़ दें, 216 को प्लस 36 को, तो आपको पता है हमने 3 बढ़ाया है, ये 3 बढ़ाने के बाद है, ये 3 बढ़ाने के बाद हमारे पास आया है, और 3 बढ़ाने के बाद आया हमारे पास। अब आंसर लिख देंगे हम बिल्कुल 12, 6 6 12 और 21 और 3 25, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज, ये इन दोनों का योग करते हैं तो हमारे पास ये आ गया। योग करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं। हमें क्या पूछा गया है
कि 12 संख्याएं हैं, तो दोस्तों अब हमें इसमें 12 का भाग देना होगा। ठीक है, और जैसे ही आप 12 का भाग देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12, 2, एक तो 2, फिर 1, हमारे पास आंसर आएगा इन दोनों का भाग देने पर 21। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको, इसको दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले हमारे 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। 12 संख्याओं का औसत क्या है? 18। 18 के अंदर यदि आपको पता है कि 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब दोस्तों 3 जोड़ा हमने, तो हमने 12 के 12 गुना 3 किया तो 12 36। 36 के अंदर हमने 216 और 36 जोड़ा, तो हमारे पास आंसर आया, हमारे पास 252। चूंकि हमारे पास 12 संख्याएं थी तो औसत निकालने का सूत्र है संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, तो वैसे ही हमने किया और वैसा ही करने पर हमारा आंसर आ चुका है 21। ये दोस्तों मैंने पूरा करने का तरीका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां से। अब दोस्तों हमारे पास नया क्वेश्चन आता है, और नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 11, 23 तथा x संख्याओं का औसत 40 है। 11, 23 तथा x संख्याओं का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात करो भाई। तो हम चलते हैं अब इसको, एक सेकेंड। 11 संख्याओं का औसत आपको पता है कैसे? औसत का सूत्र है कुल संख्या अपॉन वो राशियों की कुल योग बटा कुल संख्या। डायरेक्ट वही फॉर्मूले से करेंगे, प्लस एक्स। अब इनका औसत की बात कर रहे हैं तो 3 संख्याएं हैं तो 3, इनका बताया गया है कि ये है भाई 40। ठीक है, कितना है ये है 40। 40 ये है, तो अब हमें बात करनी है किस चीज की? अब डायरेक्ट हम इस 3 को गुना कर सकते हैं 40 से। तो दोस्तों अब हमारा फिर एक इक्वेशन बन जाएगी, 11 प्लस 23 प्लस एक्स बराबर 40 गुणा 3। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाने के बाद आपको पता चलेगा कि अब हमारा सॉल्यूशन और अधिक सरल हो गया और हम लगभग मान के आसपास पहुंच चुके हैं। तो 11 गुणा 3 आपको पता है, तो वो 40 गुणा 3 हमारे पास हो गया 120। 120 हो जाने के बाद आपको पता है कि अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ x कर लेते हैं प्लस 4 और 3। अब जब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो x बराबर 120, 120 की 120 माइनस 34। जब हमारे पास जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपको पता है 10 में से 4 गए तो हमारे पास बचा 6 और 3, और यहाँ हो गया हमारे पास 86। तो हमारे पास आंसर बचा ये दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन? बहुत अच्छा लगा होगा। देख लीजिए दोस्तों, एक बार आप सॉल्यूशन भी देख लीजिए। तब तक मैं हमारे कुछ पेन को चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन था, हमने वैसे ही किया है और लगभग सही आंसर आ गया है अब हमारा। अब दोस्तों अब चलते हैं हमारे नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है हमसे 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? अब भाई 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का, ऐसे अगर दोस्तों हमने गिना कि 100 तक की सभी संख्या है तो हमारे पास लाइन लग जाएगी और एक क्वेश्चन करने में ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा टाइम। तो विषम संख्याओं के वैसे मैं आपको बता देता हूं कि वे संख्याएं जिसके अंदर 2 से भाग ना जाए वो विषम संख्याएं कहलाती है। 1 से और 99 तक की विषम संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 23, 25, 27, 29, 31, ऐसे करते हुए हम ठेठ ले जाएंगे बहुत, और फिर उनको प्लस करना और फिर उनका भाग देना, तो बहुत कठिन और टिपिकल स्थिति हो जाएगी। और इसके लिए अब हम चलते हैं सरल पर। सरल मार्ग क्या है कि हम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग याद कर लें। विषम संख्याओं के योग की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया। हाँ, ये
100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो हम सबसे पहले अब इसके लिए देखेंगे दोस्तों योग, क्योंकि ऐसे निकालना तो कठिन हो जाएगा। और योग का सूत्र क्या है हमारे पास, आप सभी जानते हैं। योग का सूत्र है n/2 गुणा पहला पद और आखिरी पद। पहला पद, फर्स्ट पद, ठीक है, और हम कह सकते हैं यहां पर लास्ट पद, अंतिम पद। ये इसका सूत्र हो गया। अब n क्या है, आपको पता है कि 100 तक की जब हम प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं, 100 तक की, तो 100 के अंदर 50 सम संख्याएं हैं और 50 ही क्या है, विषम संख्याएं। पर अब हमारा n का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 50 हो जाएगा, क्योंकि हमें 50 संख्याओं का मान ज्ञात करना है। 50/2। पहला पद क्या है दोस्तों हमारे पास, पहला पद, पहली विषम संख्या क्या होगी दोस्तों हमारे पास, पहली विषम संख्या होगी 1, और अंतिम विषम संख्या क्या होगी दोस्तों हमारे पास, 99 होगी दोस्तों, क्योंकि 100 तक की हम बात कर रहे हैं, तो 99 संख्या है। अब दोस्तों हमारे पास ये गुणा के अंदर, अब दोस्तों आपको पता है हमारे पास इक्वेशन बहुत सरल हो गई। इक्वेशन बहुत सरल होने का कारण है, हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं 2 गुणा 100, ठीक है। अब 50 गुना 50 हमारे पास रह गया, ठीक है। और 50 गुना 50 आप सभी जानते हैं, 25 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इन 50 विषम संख्याओं का योग आ गया। तो हमने कितनी विषम संख्याओं की बात की, 50 विषम संख्याओं की, और संख्याएं कितनी थी दोस्तों, हमारे पास थी 50। अब दोस्तों हम औसत निकालने के लिए, एवरेज औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए हमारा सूत्र है राशियों की कुल संख्या अपॉन राशियों की कुल योग अपॉन में कुल संख्या। तो नीचे तो हम लिखेंगे कितनी संख्या, हमारे पास 50 संख्याओं का औसत निकालना है, और आपको पता है हमारे पास उनका योग क्या है, 25, 25 डबल जीरो 2500, ठीक है। तो अब कैसे निकाल, अब कितना सरल हो गया ये, एक जीरो से आप डायरेक्ट एक जीरो को भेज सकते हो। ये लो भाई, एक जीरो से एक जीरो गई यहाँ पर। तो 5, अब आप जब जैसे 25 का 5 बार गया, और आपके पास कितना आया एवरेज, हमारे पास एवरेज आ गया इनका 50। तो आपके पास 50 आंसर हो चुका है कंप्लीट। तो ये था दोस्तों बहुत सरल तरीके से समझाना। कैसा रहा आपको ये, बहुत सरल और अजीज तरीके से। चलिए दोस्तों, मैंने ये दे रखा है, यदि आप उस तरीके से करते हैं उसका भी मैंने आपको समझाया हुआ है। थोड़ा छोटा कर, ये यदि आप ऐसे जोड़कर करते हैं, तो आपका, यदि आपने जोड़कर करते हैं, ये आपने संख्याओं को जोड़ा, तो जोड़ने के बाद आपके पास इनका योग आएगा दोस्तों हमारे पास 2500, ठीक है। फिर आप जितनी भी संख्याएं हैं, हमारे पास 50 संख्याएं मिलेगी, उनको आपको भाग करना है। तो दोस्तों बहुत दिक्कत बन जाएगी आपके लिए ये। अब आते हैं दोस्तों हमारे नए क्वेश्चन पर। अब दोस्तों जब हम बात करें एक हमारे नए क्वेश्चन की, नए क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 100 से कम समप्राकृत संख्याओं की। तो दोस्तों हमारा आंसर तो वही आएगा, और तरीका भी वही है इसका निकालने के लिए। तो ये आप कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों हमारे पास नया क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना हुआ, एक, दो का स्क्वायर क्या हुआ, 4, ठीक है। चार का स्क्वायर क्या, तीन का स्क्वायर क्या हुआ, 9, ठीक है। वैसे ही हम चार का स्क्वायर करेंगे, चार का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 16 का हो गया, चार का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। और पांच का स्क्वायर हमारे पास हो गया 25, ठीक है। छह का स्क्वायर हो गया दोस्तों हमारे पास 36, और सात का स्क्वायर हो गया हमारे पास 49। अब दोस्तों इन सबको जोड़ लेंगे हम, इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 140, ठीक है। अब जब हम इनको जोड़ने के बाद हमारे पास 140 आ रहा है, तो हमारे पास कुल संख्याएं कितनी है, 1 से 7 तक। तो 7 का हम भाग दे देंगे, 7 7 7 दूनी 14, 2, ठीक है, 20। ये हमारा औसत हो गया। तो हमारा आंसर हो गया कितना,
20, आंसर नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसी तरीके से किया हुआ है हमने। अब हमारे पास ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल कह सकते हो इसका, हालांकि वैसे सरल है। ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे? कैसे हम देखिए, एक्स एक्स मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या क्या है, एक्स। अब दोस्तों यदि हम एक्स के अंदर, या ऐसे ही कर सकते हैं हम कि हमारी ए है, ठीक है, ए हमारी पहली विषम संख्या है। अब जब ए के अंदर हम सम संख्या ऐड करेंगे तभी तो विषम आएगी। वैसे ही हमारी तीसरी सम संख्या, ठीक है, हम इसको एक्स से करते हैं, जिससे, क्योंकि ए से तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। ए से करना यहाँ, मतलब वैसे तो कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब मानते हैं कि पहली संख्या विषम संख्या है एक्स, तो एक्स प्लस 2 करेंगे तो हमारी दूसरी विषम संख्या आ जाएगी। जब हम x प्लस 4 करेंगे, यदि हम सपोज करो 3 जोड़ दें, तो भैया फिर तो विषम संख्या और विषम संख्या मिलकर क्या बन जाएगी, सम संख्या। देखो, सम संख्या प्लस सम संख्या मिलकर सम संख्या ही बनाती है। विषम संख्या प्लस सम संख्या मिलकर हमें क्या बनाती है, विषम संख्या। तो वही रूल फॉलो कर रहे हैं हम। कितनी हो गई है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ऐसे करते हुए ये हो गई हमारी पहली विषम संख्या, दूसरी, तीसरी, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि x प्लस 6, फिर ये फोर्थ नंबर की, फिर हम कहेंगे x प्लस 8। तो ये हमारी पूरी विषम संख्याएं हो गई है 8 तक की। अब दोस्तों आपको पता है कि यदि अब हम इन संख्याओं को योग कर दें, क्या कर दें, इन संख्याओं का योग कर दें, क्या कर दें, योग योग करते हैं। तो अब आइए योग करते हैं इन सब संख्याओं का। कितनी संख्याएं हो गई, प्लस किया हमने, यहां भी प्लस किया इनको, यहां भी प्लस किया इनको, यहां भी प्लस किया। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं। 5 संख्याओं का हमें औसत निकालना है, 5 संख्याओं का औसत निकालना है। तो x कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 और 5, 5x ऊपर ले लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं इनको, प्लस संख्याएं कितनी हो गई, 6 6 12, 12 और 8 20, हमारे पास ये टोटल बचा, ठीक है। और टोटल बचने के साथ आपको पता है कि 5 संख्याएं नीचे है, ठीक है, 5 संख्याएं नीचे हैं। तो अब हम इसको कह सकते हैं, इन दोनों में भाग देंगे, दोनों में भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा ये x प्लस 4। तो हमारी जो a, जो कि माना था हमने a को x, तो a को x माना हमने, तो a को x माना दोस्तों, तो a बराबर हमारा आ गया x प्लस 4। ये हमारा इन संख्याओं का औसत है। क्या है, हमारा इन संख्याओं का औसत है। और a की जगह आपको पता है, a हमने सबसे पहली विषम संख्या मानी थी और x बराबर a माना था, तो पहली संख्या a, तो हम इसे कह सकते हैं कि x a प्लस 4 भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस 4। तो आपको फॉर्मूला समझ ही चुके होंगे। ये दोस्तों मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नए क्वेश्चन की ओर। नए क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो प्रथम 5 घन संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। अब घन संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करने के लिए हमें सीधा सा, वैसे तो हम यदि कोई बड़ा सवाल आएगा ना आगे, तो हम घन संख्याओं के योग की भी बात करेंगे, वहां पर मैं आपको योग से भी ये निकालना सिखाऊंगा। लेकिन अब इसको हम एक जनरल वे से करना स्टार्ट करते हैं। तो घन का मतलब होता है क्यूब। 1 का क्यूब बताना है भाई हमें, 2 का क्यूब, ठीक है, फिर 3 के क्यूब की बात कर रहा है, मतलब 5 तक जाना है हमें, फिर 4 का क्यूब की बात करना है, फिर 5 का, ठीक है, यहां तक की बात करनी है। 1 का क्यूब हो गया हमारे पास 1, 2 का क्यूब हो गया हमारे पास 8, 3 का क्यूब हो गया हमारे पास 27, 4 का क्यूब हो गया हमारे पास 64 और 5 का क्यूब हो गया हमारे पास 125। अब जब दोस्तों हम इन सब का योग करेंगे, तो योग करने पर हमारे पास आ जाएगा 5, फिर 2, फिर 2,
ठीक है, 225 आ गया हमारे पास। अब 225 के बारे में पता है कि 5 घन संख्याओं का औसत की बात कर रहे हैं, तो औसत का योग है राशियों की कुल संख्या, मतलब हमारे पास है 225 बटा कुल राशियों का कुल योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या है हमारे पास 5। जब हम दोस्तों भाग देंगे तो आपको पता है क्या आएगा। दोस्तों हमारे पास आएगा आंसर इसका 45। ठीक है, तो 5 प्रथम घन संख्याओं का हमने औसत ज्ञात कर लिया है। तो दोस्तों ये था हमारा करने का तरीका। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिया हुआ है, जिससे आप पीडीएफ में आसानी से सवाल कर पाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, आरएसएसएमबी में एक दो बार आया हुआ है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है 16a प्लस 16b बराबर 48। अब दोस्तों हम इसको 16 16 16 दूनी 32 16 ती 48। ठीक है, इसको सीधे तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, a प्लस बी बराबर 3। ठीक है, a प्लस बी बराबर 3। अब तथा 48 तथा उनका औसत। ठीक है दोस्तों, क्या बता रहा है ये, तथा उनका औसत कितना है आपके पास। सर ये गलत हो चुका है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। ये नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा गलती से लिख दिया है। वो तो उन संख्याओं का ए और बी का औसत क्या होगा, ए प्लस बी का औसत क्या होगा, है ना, ए और बी का औसत क्या होगा, ये लिख दें। ये इसका सही है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, हो जाती है दोस्तों गलतियां। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, हमारे पास ये आ गया ए और बी बराबर 3। ठीक है, क्या आ गया है दोस्तों हमारे पास, ए और बी बराबर 3। अब हम औसत की बात करें तो औसत आपको पता है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, ए प्लस बी का औसत ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं का योग बट्टा कितनी संख्याएं हैं, इस संख्याओं की संख्याओं मतलब जो हमारी कुल संख्याएं हैं उनकी गणना गणना हमारे पास आई 2। अब हमारे पास इसको आगे पहुंचाना है, ए प्लस बी बराबर 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक है, या नहीं नहीं दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया है, मैं एक बार इसको वापस करता हूं। एक बार वापस करते हैं, ये क्या दोस्तों थोड़ा सवाल मिस हो रहा है। ठीक है, अब इन संख्याओं के औसत की बात करते हैं दोस्तों। तो औसत हमें निकालने के लिए, इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी, और वो चीज याद रखनी होगी क्या, कि संख्याओं औसत का सूत्र, औसत का सूत्र क्या था हमारे पास, राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो राशियों की कुल संख्या आपको पता है कि हमारे पास ए और बी दो संख्याएं दी हुई है। ठीक है, ए और बी दो संख्याएं दी हुई है, तो हमें नीचे और कुल संख्याओं के अंदर दो, और दो के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा ए प्लस बी। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, और a प्लस बी का मान आपको पता है क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का मान दोस्तों हमें दिया हुआ है 3। कितना दिया हुआ है हमें 3। a प्लस बी का मान 3 दिया हुआ है, तो आपको पता है, तो a प्लस बी का मान 3 रख दिया, तो हमारे पास अब जब 2 का भाग हम 3 में देंगे तो 1.5 हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, आपको ये थोड़ी गलती हो गई थी बीच में, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप चाहें तो मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए दोबारा स्टार्टिंग से। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इसको। दोस्तों a प्लस 16 प्लस 16a प्लस 16b बराबर 48 दिया हुआ है। ठीक है, अब दिया हुआ है तो आपको ये थोड़ा गलत हो गया है, a तथा यहाँ लिखा आएगा a प्लस बी का औसत क्या हो, a तथा b का औसत क्या होगा। अब दोस्तों ये दिया हुआ है तो हम इसको सरल करेंगे। हमारे पास a प्लस बी बराबर क्या आ गया हमारा,
ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया था। अब दोस्तों हमें औसत की बात पूछा है, तो ए और बी का औसत हमारे पास कितनी संख्या है, ए प्लस बी। हमारे पास क्या है, दो संख्याएं। दो संख्याओं का अब हमने ए और बी आपको ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी का मान कितना है हमारे पास, 3 है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास आंसर आएगा 1.5। 1.5 हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों और आगे, और ये मैंने आपको करने का तरीका दिया है, उसमें थोड़ी गलती हो गई थी, फिर हमने उसको करेक्ट कर लिया है। अब हमारे पास आता है हमारे नया क्वेश्चन, और नया क्वेश्चन है हमारे पास वही सेम तरीके इसका। इससे मैं आपको करके दिखा देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो सकते हो। जो कि हमारा इंफॉर्मेशन एक असिस्टेंट एग्जाम के अंदर आया हुआ है, वही तरीका है सेम। 15 ए प्लस 15 बी बराबर 750। ठीक है, वही हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन को। तो आपको पता है क्या आएगा हमारे पास, कुल मिला के हम डायरेक्ट ही पहुंच लेते हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी डायरेक्ट हम करते हैं 15 का, इसमें भी 15 का भाग दे देते हैं। 5 15 5 5 बार गया 75। तो हमारे पास इसको सॉल्व किया, हमारे पास आया 15 5 ये ए प्लस बी बराबर 50। तो अब हमसे क्या पूछा है, ए और बी का औसत क्या होगा। ए और बी का जब हम औसत की बात करेंगे तो आपको क्या करना होगा, ए और बी का मान आ चुका है ए प्लस बी। आपको पता है दो संख्याओं का औसत, हमने कुल संख्याएं लिख दी। अब ये हमें ए और बी के जब हम मान की बात करते हैं तो उसकी जगह हम पुट कर देंगे 50, और ये हमारे पास नीचे 2 है ही, तो हमारे आंसर आ जाएगा। जब हम इसका भाग देंगे तो हमारे पास 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे सवालों में से एक है। जब तक आप कोशिश कीजिएगा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, तब तक आप कीजिएगा इसको, मैं फिर इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने पढ़ लिया होगा। अब अपन चलते हैं अपने सवाल पर। सवाल की बात करें तो हम कहेंगे क्यों ना इसको स्टार्ट किया जाए और सरल तरीके से सॉल्व किया जाए। दोस्तों हमारे पास दिया हुआ है m संख्याओं का औसत n है। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। तो आपको पता है कि हम औसत का सूत्र है कि हमारी कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, इसका फॉर्मूला है, आपको पता है ऊपर हमने औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कुल योग ज्ञात करने के लिए, इनका कुल योग को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, m गुणा n स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, m गुणा n स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे हम, m गुणा n स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m, ठीक है, m गुणा n, एम एन स्क्वायर। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, पहला इक्वेशन। फिर हम करते हैं दूसरे इक्वेशन की बात। दूसरे इक्वेशन की बात करें तो आपको वही दूसरी भी चीज बात सुननी है इसकी, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। हमको इन दोनों का योग निकालना है। तो दूसरा n संख्याओं का क्या आ गया हमारे पास, ये तो हो गया m का। ठीक है, ये तो हो गया m का, और ये हमें निकालना है n का। तो क्या करेंगे हम, n संख्याओं को क्या कर देंगे, गुणा m स्क्वायर से। ठीक है, हमारे पास अब पहली संख्या मतलब m का तो हमारे पास कुल योग आ गया m गुणा n स्क्वायर, और n का जो हमारे पास कुल योग है n गुणा n स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है। अब दोस्तों आपके पास दोनों चीजें आ चुकी है और आपसे पूछा गया है क्या,
m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो भैया m प्लस n संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। अब इनको जोड़ने के साथ हमें दो संख्याओं की बात कर रहा है, तो आपको पता है दो संख्याएं कौन कौन सी है, उनको भी हम जोड़ देते हैं। हमें पता नहीं है m प्लस n। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको पता चलेगा कि हम अब लगभग आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं हम? आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों हम एक साइड m कॉमन ले लेते हैं और एक साइड n कॉमन ले लेते हैं। अब m और n कॉमन लेने के बाद हमारे पास n प्लस m बचेगा अंदर ऊपर की साइड, और m और यहां n। ठीक है, m प्लस n, ये हमारे पास ऑप्शन बचा। अब आपको पता है कि इससे हम इसको काट सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा ना दोस्तों, वो एम एन बचेगा। क्या बचेगा? एम एन बचेगा। इसको दोस्तों दोबारा समझिए कैसे, सरल तरीके से मैं एक बार आपको ये दोबारा समझाता हूं। अब दोस्तों चलते हैं हम हमारे पॉइंट पर चलते हैं। तो मैं आपको दोबारा जीरो से समझाता हूं। दोस्तों m संख्याओं का औसत हमारे पास दिया हुआ है कितना? m संख्याओं का औसत n स्क्वायर दिया हुआ है। तो दोस्तों इनका कुल योग ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या करेंगे? हम आपस में दोनों को गुणा कर देंगे, m n स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा? m n स्क्वायर। क्या आ जाएगा? m n स्क्वायर। अब दोस्तों जब हम इसके बाद बात करेंगे कि हमारी जो n संख्याएं हैं, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। अब दूसरे में कहा गया है अब इनका कुल योग ज्ञात करने के लिए n संख्याओं का औसत क्या है हमारे पास? m स्क्वायर। तो आपको क्या करना है इसके लिए? n m स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दोनों बचे। अब हमसे पूछा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्तों m प्लस n संख्याओं का हमें पता नहीं है, तो इसलिए m n m और n ही रख देंगे यहां पर। अब हमारे पास इन दोनों को ऊपर जोड़ना है, m n स्क्वायर प्लस, ये देखना पहले नंबर पर हमने यहां लिख दिया पहला, और दूसरे नंबर पर हमें लिखना है यहां पर ये n। जब हमने ये लिखा तो आपको पता है कि अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो दोस्तों जब हम कॉमन लेने की बात करेंगे तो सबसे पहले हम m ले लेंगे और n ले लेंगे। तो अंदर क्या बचा हमारे पास? यहां से तो जब हमने ये दोस्तों n है, क्या है? n है, n है। ठीक है, n की बात करें तो हमारे पास पहली इक्वेशन से m, तो इस m से तो m कट ही गया और हमारे पास बचा n, और दूसरी इक्वेशन में बचा हमारे पास m। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास ये बचा, और नीचे की जब हम बात करते हैं तो नीचे बचा हमारे पास m प्लस n। तो इन दोनों से हम काट सकते हैं और हमारा आंसर अंततः m n बचेगा। क्या बचेगा? m n। अब ये दोस्तों मैंने पूरा आपको ये करने का तरीका बताया हुआ है, यहाँ आप कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे सामने सवाल है दोस्तों, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है, तो प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा? दोस्तों इसको हम एक तरीके से हल कर सकते हैं। आपको पता है कि हम एक चीज की कल्पना कर सकते हैं, 8 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं मान लेते हैं कि x, या हम ऐसे मान सकते हैं कि n+1। ऐसे ही तो जुड़ती जुड़ती कहां तक चली जाएगी? n+7 तक। ठीक है, n+7 तक चली जाएगी। और आपको पता है इन सब का औसत कितना है? मतलब ये हमारी कितनी संख्याएं हो गई? 8 संख्याएं, और इन सब का औसत क्या है हमारे पास? 23/3 है, 23/2 है। ठीक है,
अब इस 2 से हम इसको काट सकते हैं, 4 हो गया। अब हमारे पास सरल इक्वेशन हो गई n+1 ऐसे करते करते n+7 तक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास बचा 23 गुणा 4। 23 गुणा 4 बचा, तो 23 गुणा 4 आपको पता है कि हमारा 92 होता है। कितना होता है? 92 होता है। अब दोस्तों हमारे पास इसको सरल तरीके से हल करने के लिए हम जितने भी n हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। 7n तो ये और 1n ये हो गया हमारा। तो कितने हो गए हमारे पास टोटल nओं की संख्या? 8n हो गए। और हमारे पास 1 से और कितने तक गिनती हो गई? +7 तक। ठीक है, बराबर 92। ये हमारे पास अब इक्वेशन बन चुकी है। जब हम इसको योग करते हैं 1 से 7 तक की संख्याओं का, तो आपके पास आएगा 28। कितना आएगा? 28। तो अब हम इसको 8n बराबर 92 माइनस 28, ये तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हमारे पास जब हम माइनस करें तो 4 6। ठीक है, n बराबर हम कह सकते हैं 8। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया, n का हमने वहां गुना में था, यहां पर हम भाग में ले आए। तो आपको पता है कि अब हमारे पास जब 8 अंटी 64, n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। n बराबर हमारे पास 8 आ जाने के बाद ही आपको पता चल गया कि हमारी पहली संख्या 8 है। कितनी है? और हमने दूसरी संख्या मानी थी n+1। कितनी मानी थी? n+1। n+1 मानी थी, तो हम इसके अंदर एक फिर जोड़ देंगे, 8 और 1 9, फिर एक जोड़ देंगे 10। ऐसे करते करते हम पूरी संख्याओं को निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे 3 पूर्णांकों का औसत पूछा है, तो हम इनको जोड़ लेंगे। 8 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और आपको पता है हमारे पास टोटल इनका योग आ गया 27। ठीक है, 27 और 27 के अंदर हम तीन संख्याओं के जब हमारा औसत का सूत्र होता है राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, तो इनका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास 9। तो हमारा आंसर भी आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है हमसे, ये मैंने आपको पूरा तरीका समझा रखा है, यहां से आप देख सकते हैं। अब x हमारे पास दिया हुआ है x प्लस x 2x 3x और 4x का औसत 16 है। x2 x3 x4 का योग का आधा 23 है। योग का आधा, ध्यान रखना। तो x का मान ज्ञात करना है भाई। ठीक है भाई, चलते हैं। सबसे पहले हम वही औसत के लिए जो सबसे पहले करते आ रहे हैं परंपरागत तरीका, x+1 x+2 x+3 x+4। ठीक है, अब कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास? 4। 4 का औसत कितना है भाई? 16 है। ठीक है, कितना है? 16 है। अब ये हमारा 4 यहां ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर क्या हो गया? 16 चौकू 64। ठीक है, 64 हो गया हमारा। अब दोस्तों हमारा ये होने के बाद अब हमारे पास दूसरी चीज क्या कर गई है? x2 x3 x4 के योग का आधा 23 है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? x2 प्लस x3 प्लस x4 x4। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, 4 है। कितना है? 4 है। अब योग का आधा, आधा करेंगे 2 का भाग देकर, कितना है? 23 है। तो पूरा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम गुना कर देंगे, x2 प्लस x3 प्लस x4। इसका ये आधा है, तो हम पूरा करने के लिए 2 गुना 23 कर देंगे, और 2 गुना 23 करते ही हमारा आंसर आएगा क्या? 46। 46 करने के बाद अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हमें क्या पूछा है कि x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब आपको पता है कि हमारे पास ये हमारी इक्वेशन लगभग आ चुकी है, हमारे पास x2 x3 x4। तो इसका मान क्या आया हमारे पास? 46। ठीक है, तो x प्लस 46 इसकी जगह रख सकते हैं हम बराबर 64।
तो x बराबर 64 माइनस तो हमारा आंसर क्या आएगा, बताओ आप। हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, जब इनको घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। तो हमारा आंसर बी, ध्यान रखना दोस्तों, ये बी है, 6 नहीं, बी है। ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारे पास 18। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको पूरा समझाने का तरीका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पीडीएफ में। अब ए बी क्रमागत सम संख्याओं की बात की जा रही है। क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 52 है। कितना है? ए बी सी डी ई का औसत कितना है दोस्तों? 52 है। कितना है? 52। तो बी और ई का गुणनफल कितना होगा भाई? आओ करते हैं। माना कि हम ए को मान लेते हैं हम x, और b को मान लेते हैं हम क्या? x प्लस 2। अब सम संख्याएं तभी तो आएगी जब हम सम संख्याएं जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब c को मान लेते हैं दोस्तों हम x प्लस 4। क्या मान लेते हैं? x प्लस 4, बढ़ाते जाते हैं। और d को मान लेते हैं x प्लस 6, और e को मान लेते हैं x प्लस 8। क्या मान लेते हैं? x प्लस 8 मान लेते हैं। अब दोस्तों आपको पता चलेगा कि हम जब औसत करते हैं तो औसत आपको पता है कि इन सबको अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा औसत बताया जा रहा है क्या? 52। तो जोड़ लेते हैं, चलो। x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। सॉरी दोस्तों, कहाँ चला गया? यहां मैं लिख देता हूं x प्लस 8। ठीक है, अपॉन कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास? 5 संख्याएं। अब इन 5 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है ना दोस्तों, वो 52 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि हम x को कॉमन ले सकते हैं। कितने x हो गए हमारे पास? 5 तक 6 x हो गए। कितने? साथ ही साथ हमारे पास कितना, सॉरी, कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? 5। तो हमारे पास हो गए दोस्तों 5x। कितने हो गए? ये 6 नहीं, 6 गलती से लिख दिया। 5x तो हमारे पास हो गए इसके अंदर से, इस इक्वेशन में से। इनको कुल मिला के हम क्या है, ये जो है ना, इनको जोड़ रहे हैं। प्लस कितनी संख्याएं हो गई? 2 4 6। ठीक है, 6 6 दूनी 12 और 8, 12 और 8 हो गए हमारे पास 20। ठीक है, 20 हो गए। और 20 को आपको पता है कि लिखने के लिए हमको सरल तरीके से एक ही काम करना है। ये आया, और हमको इनका औसत दे रखा है कितना? 52। कितना दे रखा है? 52। ठीक है, अब हम इस 5 को इससे गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5x प्लस 20, 5x प्लस 20 बराबर 52 गुना 5। तो हमारे पास कितना बचा दोस्तों? हमारे पास आ जाएगा यहां पर 260। कितना आ जाएगा? 260। अब चलते हैं दोस्तों नीचे। 260 आ चुका है हमारे पास, इक्वेशन आ चुकी है 5x, ठीक है, प्लस 20 बराबर 52। ठीक है, और 52 गुना 5, और 52 गुना 5 करते हैं तो हमारे पास आएगा 240। 240 आ जाने के साथ ही हमारी इक्वेशन और अधिक सरल हो जाती है। 5x बराबर 240 माइनस, ये हमारा 20 प्लस में है, यहां जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 220। कितना बराबर? 5x बराबर। और जब हम x बराबर बात करेंगे तो 220 अपॉन में 5, 5 को 20, 4, ठीक है, और ये 8। हमारा ये आंसर आ जाएगा 48। अब हमारे पास यहां तक आंसर आ चुका है। अब x का, ये क्या है हमारे पास? x का मान। अब हमसे क्या पूछा है, एक बार पढ़ लेते हैं, b और e का मान। तो b हमारे पास, आपको पता है कि 48 हमारे पास क्या आ चुका है? 48 हमारे पास x का मान आ चुका है।
ये हम कह सकते हैं कि कहाँ गया हमारा x, x का मान आ चुका है हमारे पास 48 और ये कह रहा है b 48 प्लस 2। यदि हमने b का मान चाहिए तो b के मान के लिए हम क्या करेंगे, 48 के अंदर 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो गया 50। कितना हो गया 50, और 50 और फिर हमें क्या कह रहा है ई क्या है हमारे पास 48 के अंदर हमने 8 वापस जोड़ा, तो 8 वापस जोड़ते हैं तो हमारे पास अब दोनों का आंसर आएगा। दोनों का आंसर आने के बाद हम जो भी गुणा करेंगे उसको हम लिख देंगे। हमारे पास ई क्या है 48 के अंदर, ये हमारा ई है। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, 0 आई जाएगा का 30, 80 लगी 3, 28। दोस्तों हमारा आंसर आया दोनों का गुणनफल 2800। ये था हमारे दोस्तों कंप्लीट सवाल। कैसे लगे आपको? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। हमने 8 पॉइंट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम अब करेंगे हमारे टाइप बी के सवाल, जिसके अंदर हम जीरो टू हीरो कंप्लीट कर लेंगे।